हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। कैसे हैं आप सब? बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी धाम के इस यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपसे मैंने वादा किया था कि 1 जून से लगातार आपको हिंदी से संबंधित वीडियोज कक्षा 9, 10, 11 और 12 की मिलती रहेंगी। तो उसी कड़ी में मैं ये दूसरा वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ और आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। और जैसा कि आपको पहले से सूचना थी कि 1 तारीख से आपको इस चैनल पर हिंदी से संबंधित वीडियोज मिलने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयार होंगे। इसी आशा के साथ चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कल हमने पढ़ लिया था हिंदी की उत्पत्ति और विकास, यानी हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई और विकास कैसे हुआ। उस क्रम में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले संस्कृत भाषा का विकास हुआ था, यानी जब तक का ज्ञात इतिहास हमें पता है, जब तक का इतिहास हमें ज्ञात है तब तक हम ये जानते हैं कि संस्कृत भाषा प्रचलन में थी, यानी सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है। इसके पहले की कोई भाषा हमें ज्ञात नहीं है। तो संस्कृत को सबसे प्राचीन भाषा मानते हुए हम हिंदी के विकास पर बात करते हैं। तो संस्कृत जब 2 भागों में विभाजित हुई, वैदिक और लौकिक, उसके बाद लौकिक संस्कृत से पाली भाषा का, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है। यह जो विकास क्रम है वो 1500 ईसा पूर्व से शुरू होकर अब तक चला आ रहा है, जिसमें अपभ्रंश से जब हिंदी का विकास होता है तो कई विद्वान उसे अपभ्रंश को ही पुरानी हिंदी भी मान लेते हैं। यानी अपभ्रंश अपने गर्भ में हिंदी को छुपाए हुए विकसित हुई थी और अपभ्रंश के तत्काल बाद जब अपभ्रंश का विकास अपने चरम पर पहुंचा तो उसी से एक नई भाषा का धीरे धीरे विकास हुआ, जिसको हम हिंदी कहते हैं। हमारी मातृभाषा है और हमारे भारत सहित दुनिया के अधिकांश देशों में बोली और समझी जाती है। तो हम आज उसी हिंदी पर बात करने वाले हैं कि हिंदी का जो विकास क्रम है वो और आगे कैसे बढ़ा। सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। आप जानते हैं कि कक्षा 9, 10, 11 और 12 सभी कक्षाओं में टॉपिक कॉमन है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे होता है और इससे प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हिंदी भाषा का विकास, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ। किससे हुआ? अपभ्रंश से। अपभ्रंश से किसका विकास होता है? तो अपभ्रंश से हिंदी का विकास होता है। ठीक है। अब अपभ्रंश से जब हिंदी का विकास होता है तो जाहिर सी बात है अपभ्रंश में कुछ लक्षण हिंदी के रहे होंगे, जैसे जिससे धीरे धीरे इसका विकास संभव हो सका। कई विद्वान यह भी मानते हैं कि अपभ्रंश वास्तव में पुरानी हिंदी है। और अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानने वाले जो विद्वान हैं वो कुछ विद्वान ऐसे हैं जैसे राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन वो पहले व्यक्ति हैं जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं। और उन्हीं के जो है काल के दौरान एक और व्यक्ति का जो है उदय होता है। एक और व्यक्ति हैं, एक और विद्वान है जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं, और वो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और तीसरे जो विद्वान हैं उनसे आप सभी परिचित हैं, जिनका नाम है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये 3 विद्वान प्रमुख ऐसे हैं जिसमें चंद्रधर शर्मा गुलेरी और राहुल सांकृत्यायन लगभग समकालीन हैं, जो अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहते हैं, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी उसमें शामिल हो जाते हैं। यानी इन तीनों विद्वानों ने क्या कहा? इन तीनों विद्वानों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। क्या कहा भाई? अपभ्रंश को इन तीनों विद्वानों ने क्या कहा? पुरानी हिंदी, अर्थात अपभ्रंश ही पुरानी हिंदी है, ऐसी इन तीनों विद्वानों की मान्यता थी। अब अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने के पीछे तात्पर्य यह था कि अपभ्रंश से ही क्योंकि हिंदी का विकास हुआ, और हिंदी के लक्षण अपभ्रंश भाषा में उसके परवर्ती काल में जब वह विकास के चरम से उतरकर धीरे धीरे अपने ढलान पर थी, तो उस समय अपभ्रंश में हिंदी के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे थे। इसी कारण से इन विद्वानों ने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी भी कहा है। ठीक है। इसके बाद जो हिंदी का विकास है वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। तो हिंदी के विकास क्रम में जो है बहुत सारी चीजें सामने आई। जैसे सबसे पहले हिंदी का विकास जब हुआ तो हिंदी को, जब सबसे पहले हिंदी का विकास हुआ तो हिंदी के 2 रूप थे। हिंदी के कितने रूप थे? हिंदी के रूप कितने थे? 2। कौन कौन से? तो हिंदी का पहला जो रूप विकसित हुआ, पहला रूप जो विकसित हुआ था वो क्या था भाई? जो पहला विकास हुआ हिंदी में वो पद्य का था, और जो दूसरा विकास हुआ वो गद्य का था। यानी पद्य का जो विकास हुआ हिंदी में वो गद्य से पहले का है, यानी पद्य का विकास गद्य से पहले हो चुका था। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई आप सबको कि पद्य का विकास गद्य के पहले हो चुका था। इसका कारण यह था कि पद्य रचना व्यक्ति को आसान लगती थी। कोई भी चीज सोचता व्यक्ति तो उस समय पद्य लिख देता, और पद्य याद करने में भी आसान होता था, पद्य कंठस्थ करने में बड़ा आसान रहता था। और इसीलिए आप देखते हैं संस्कृत में भी यह परंपरा है कि संस्कृत में भी जितने श्लोक है, जितने मंत्र हैं, यहां तक कि वेद, उपनिषद आदि सब श्लोक रूप में लिखे गए हैं।
इसका कारण क्या था? इसका कारण यह था कि पद्य को याद रखना आसान होता है, गद्य को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हिंदी के विकास क्रम में भी सबसे पहले पद्य का आविष्कार होता है, तत्पश्चात गद्य का। मैं आशा करता हूं ये सारी चीजें स्पष्ट होंगी कि पद्य का विकास क्यों हुआ पहले और गद्य का विकास बाद में क्यों हुआ। फिर से जान लेते हैं। पद्य का विकास इसलिए सबसे पहले हुआ क्योंकि पद्य को याद करना आसान था, और पहले आप जानते हैं कि वेदों को श्रुति कहा गया है और श्रुति परंपरा ठीक से चलती रहे, इसके लिए सबसे पहले पद्य का आविष्कार हुआ। सबसे पहले श्लोक मंत्र आदि रचे गए क्योंकि उनको याद करना आसान होता था। गुरु अपने शिष्यों को याद कराता और शिष्य अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को उसको याद करा देता था। तो ऐसे ही हजारों हजार वर्षों तक वेदों की श्रुति परंपरा चलती रही। एक दूसरे से सुनकर लोग वेदों को कंठस्थ करते थे और जिस कारण से वेद संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे। और जब लेखन कला का विकास हुआ तब जाकर वेदों का संकलन किया गया, लिखा गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो सबसे पहले पद्य का आविष्कार इसी कारण से हुआ और उसके बाद गद्य का आविष्कार हुआ। गद्य का आविष्कार बहुत बाद में होता है। ठीक है, जब हिंदी का जो स्वरूप था पूरी तरह स्पष्ट नहीं था तब भी पद्य का विकास हो चुका था अपभ्रंश में। और गद्य का स्वरूप तब विकसित हुआ जब 16वीं 17वीं शताब्दी से गद्य के प्रामाणिक रूप मिलने शुरू होते हैं। ये बात समझ में आ गई? चलिए, तो इसके बाद हम देखेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य टॉपिक क्या है? हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास। तो हिंदी भाषा का विकास किस सन से आरंभ होता है या किस कालखंड से आरंभ होता है? हिंदी भाषा का विकास लगभग 1000 ईस्वी। हिंदी भाषा का विकास लगभग 1000 ईस्वी से आरंभ होता है। हिंदी भाषा का विकास लगभग 1000 ईस्वी से आरंभ होता है और इसके बाद हिंदी के विकास की प्रक्रिया नियमित रूप से चलती रही। तो हिंदी भाषा का विकास लगभग 1000 ईस्वी से आरंभ होता है। ये एक सामान्य सी बात है, यानी इसके पहले भी हिंदी थी और इसके बाद भी हिंदी विकसित होती रही, लेकिन सामान्य तौर पर अधिकांश विद्वानों के मतानुसार हम 1000 ईस्वी को इसकी निश्चित सीमा मान सकते हैं कि वहां से हिंदी का आरंभ हो जाता है। जब हिंदी भाषा का विकास हुआ तो सबसे पहले हिंदी किस रूप में थी, कहां से विकसित हुई? तो हिंदी भाषा का जो विकास है इसको हम पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे। अलग अलग पॉइंट में हम देखेंगे कि हिंदी भाषा का जो विकास था वो लगभग 1000 ईस्वी से आरंभ हुआ और हिंदी में या हिंदी सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा से, जो बाद में चलकर हिंदी की एक बोली बन गई, लेकिन पहले वह भाषा थी जब हिंदी का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, तो राजस्थानी एक भाषा थी। तो हिंदी सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा से विकसित हुई। हिंदी सर्वप्रथम किससे विकसित हुई? राजस्थानी भाषा से। और अब जब राजस्थानी भाषा से विकसित हुई तो राजस्थानी भाषा का कुछ समय रहा होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। राजस्थानी भाषा का विकास लगभग तभी से माना जाता है जब से हिंदी का विकास हुआ, यानी राजस्थानी भाषा का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है। राजस्थानी भाषा का विकास कब से माना जाता है? लगभग 1000 ईस्वी से। अब राजस्थानी भाषा का जो विकास है लगभग 1000 ईस्वी से जो माना जाता है, तो सबसे पहले अब इसके रचनाओं की भी बात कर लेते हैं कि अगर इसका विकास 1000 ईस्वी से माना जाता है तो इसमें कौन कौन सी रचनाएं थी। तो कौन कौन सी रचनाएं थी इसको अलग हम देखेंगे। राजस्थानी भाषा की प्रमुख रचनाएं। राजस्थानी भाषा की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार भी देख लेते हैं कि अगर रचनाएं थी तो रचनाकार कौन से थे। अब यहां पर हम लिखेंगे, सबसे पहले हम रचनाएं लिखते हैं। तो रचनाओं में सबसे पहले जो बात आती है, राजस्थानी भाषा की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, इसमें जो सबसे पहली रचना हमें देखने को मिलती है वो है क्या? तो राजस्थानी भाषा की प्रमुख रचनाएं एवं रचनाकार, सबसे पहले जो रचना हमें देखने को मिलती है उसका नाम है राउलवेल। क्या नाम है भाई? राउलवेल। अब राउलवेल जो रचना है ये सबसे पहले राजस्थानी भाषा में देखने को मिलती है। अब जो राउलवेल है इसके रचनाकार कौन रहे होंगे? इसके रचनाकार थे
रोडा कवि। क्या नाम था उनका? रोडा कवि। और ये जो राउल बेल रचना है, राउल बेल रचना एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य, चंपू काव्य समझते हैं? अगर इसको नहीं समझते तो चंपू काव्य का मतलब होता है गद्य पद्य मिश्रित काव्य। गद्य पद्य मिश्रित काव्य, ठीक है। तो चंपू काव्य है, या आप कह सकते हैं गद्य और पद्य मिश्रित काव्य है। तो राउल बेल, जिसको लिखा था किसने? रोडा कवि ने। दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना है, हाँ एक बात इसमें और समझ लीजिए कि जो राउल बेल है वो एक शिलांकित कृति है। कैसी कृति है भाई? शिलांकित कृति है। शिलांकित कृति है, अर्थात ये शिला पर लिखी गई। किस पर लिखी गई? शिला पर, पत्थरों पर। सबसे पहले जो रचना राजस्थानी भाषा की हमें प्राप्त होती है वो राउल बेल है, और जो कि एक शिलांकित कृति है, जिसको लिखा था रोडा कवि ने। और जो कौन से प्रकार का काव्य है? तो चंपू काव्य है, अर्थात गद्य पद्य मिश्रित काव्य है। ये आ गया समझ में? जब लेखन कला का विकास नहीं हुआ था, कागज के बारे में दुनिया नहीं जानती थी, तो उस समय किस पर लिखा जाता था? पत्थरों पर। आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि अजंता, एलोरा आदि जो गुफाएं हैं, जो अत्यंत प्राचीन हैं, उनमें भी जो चित्रकारी हुई है वो पत्थरों पर हुई है। और हमारे पूर्वजों ने अपने जो है ज्ञान विज्ञान और अपनी संस्कृति को आगे आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने के लिए सबसे पहले शिलाओं पर लिखना शुरू किया था। तो शिलांकित कृति होने के कारण ये महत्वपूर्ण है, और ये हिंदी की, या यूं कहें हिंदी के एक स्वरूप राजस्थानी भाषा की पहली रचना होने के कारण ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, राउल बेल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। राउल एक नायिका है, राउल एक स्त्री है, और जिसके सौंदर्य का नखशिख वर्णन की ये रचना है। राउल एक स्त्री है और उसके नखशिख वर्णन का चित्रण इसमें हुआ है, नखशिख वर्णन किया गया है रोडा कवि के द्वारा। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। दूसरी जो रचना है इसकी राजस्थानी गद्य की, वो क्या है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। क्या है भाई? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। जिसको लिखा किसने था? उसको लिखा था दामोदर शर्मा ने। किसने लिखा था? दामोदर शर्मा ने। तो दामोदर शर्मा ने इसको लिखा उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो राजस्थानी की ये दो प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं, जिसमें राउल बेल है और उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। एक रचना और है जो कि राजस्थानी भाषा की तो नहीं है, लेकिन इसे मैथिली भाषा की रचना माना जाता है, और मैथिली भाषा की जो रचना है उसका नाम है वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर के जो रचनाकार हैं वो हैं ज्योतिरीश्वर ठाकुर। कौन है भाई? ज्योतिरीश्वर ठाकुर। ये मैथिली गद्य की रचना है, यानी मैथिली भाषा में लिखी गई। किस भाषा में? मैथिली भाषा में रचित ये रचना है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं राजस्थानी और मैथिली की, क्योंकि मैथिली बड़ी प्राचीन भाषा है और राजस्थानी भी प्राचीन भाषा है। तो मैथिली भाषा में रचित जो वर्ण रत्नाकर है, जिसकी रचना ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने की थी, ये महत्वपूर्ण है। इसके बाद कुछ और चीजें आती हैं, जैसे राजस्थानी गद्य की कुछ और रचनाएं आती हैं, जैसे उनका नाम मैं क्रम से ही लिख दे रहा हूं, इनके रचनाकार तो ज्ञात नहीं है। बाल शिक्षा टीका एक महत्वपूर्ण रचना है, बाल शिक्षा टीका। उसके बाद अंजना सुंदरी कथा, अंजना सुंदरी कथा। ये हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं राजस्थानी भाषा की प्रमुख रचनाओं और रचनाकारों पर। हो सकता है अक्षर कुछ बड़े हों, आपको स्पष्ट थोड़ा ना हो रहा हो, आगे से इसका ध्यान रखा जाएगा। तो बाल शिक्षा टीका, अंजना सुंदरी कथा। उसके बाद अगला जो है वो है तपोगुच्छ, तपोगुच्छ गुरवावली। उसके बाद एक और रचना आती है आराधना। एक और रचना आती है जिसका नाम है सर्वतीर्थ। नमस्कार अस्तवन, सर्वतीर्थ नमस्कार अस्तवन, ये भी रचना आती है। फिर आती है एक और रचना जगत सुंदरी प्रयोगमाला। जगत सुंदरी प्रयोगमाला, ये कुछ प्रमुख रचनाएं हैं राजस्थानी गद्य की।
ठीक है ना। इसको आप महत्वपूर्ण रचना जो इस समय ध्यान में आ रही है उसको भी आप लिख लें। उसका नाम है तत्व विचार प्रकरण। नीचे लिखते समय थोड़ा अक्षर सही से बन नहीं पाते हैं। तत्व विचार प्रकरण, यह भी एक महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि हिंदी भाषा का विकास लगभग 1000 ईस्वी से आरंभ होता है और हिंदी सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा से विकसित हुई थी। राजस्थानी भाषा का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, अर्थात 1000 ईस्वी से राजस्थानी गद्य की छिटपुट रचनाएं प्राप्त होने लगती हैं। अब जब हम राजस्थानी भाषा की प्रमुख रचनाओं और रचनाकारों पर बात करते हैं तो जो पहली और प्रमुख रचना है जो प्राप्त है, जो शिलांकित कृति भी है, जो शिलाओं पर लिखी गई है, उसका नाम राउलवेल है। और राउलवेल को लिखने वाले कौन है? तो लिखने वाले उसको है रोडा कवि, और ये चंपू काव्य है, अर्थात इसमें गद्य भी है और पद्य भी है। ठीक है ना। अब गद्य पद्य क्या है? जैसे आप गद्य पद्य मिश्रित काव्य क्या होता है इसको समझना हो तो आप कोई नाटक देखिए, फिल्में देखिए, उसमें क्या होता है कि उसमें गद्य भी होता है, उसमें पद्य भी होता है, अर्थात उसमें डायलॉग्स भी होते हैं और बीच बीच में गीत भी होते हैं। तो लगभग उसी तरह का काव्य है जिसमें गद्य भी है और पद्य भी है। उसके बाद दूसरी जो महत्वपूर्ण रचना है उसका नाम है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, जिसको लिखा था दामोदर शर्मा ने। तीसरी जो रचना है उसका नाम है वर्ण रत्नाकर, और जिसको लिखा था ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। लेकिन ये मैथिली भाषा में लिखी गई है, प्राचीन है, इसलिए इसका वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थानी भाषा की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिसमें बाल शिक्षा टीका, अंजना सुंदरी कथा, तपोगुच्छ गुरबावली, आराधना, सर्प तीर्थ नमस्कार अस्तवन, जगत सुंदरी प्रयोगमाला और तत्व विचार प्रकरण आदि। यहां पर आदि लिखना जरूरी है जिससे आप समझ सके। अर्थात यहीं पर रचनाएं खत्म नहीं हो जाती, इसके आगे भी बहुत सारी रचनाएं हैं, लेकिन यहां पर इतना ही वर्णन करना संभव है। आप एक और महत्वपूर्ण बात जान लें कि राजस्थानी जो गद्य है वो किस रूप में मिलता है। तो जो राजस्थानी गद्य है इसको अलग पॉइंट में लिखेंगे। राजस्थानी गद्य किस रूप में मिलता है? तो दान पत्रों के रूप में, अर्थात दान पत्रों पर जो चीजें लिखी गई थी वह भी गद्य में लिखी गई थी। दान पत्रों, पट्टे परवानों, बात, ख्यात, आख्यान आदि रूपों में ये हमको देख, और वार्ता ग्रंथों के रूप में, वार्ता ग्रंथों के रूप में देखने को मिलता है। तो राजस्थानी गद्य दान पत्रों, पट्टे परवानों, बात, ख्यात, आख्यान और वार्ता ग्रंथों के रूप में देखने को मिलता है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या नोट कर रहे हो तो नोट कर सकते हैं। तो आपने नोट कर लिया। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। हिंदी भाषा के विकास के अंतर्गत हमने राजस्थानी जो भाषा का विकास है, राजस्थानी भाषा की जो रचनाएं हैं, उसके रचनाकार हैं, उन सबको कवर किया है। बाकी चीजें अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।